हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ, मात्रक, इकाई एवं विभिन्न मापक यंत्र। इसको हम यूथ पब्लिकेशन बुक से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिएगा इस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज का टॉपिक हमारा SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्जाम में साइंस आती है, GS आता है, उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ, मात्रक, इकाई एवं विभिन्न मापक यंत्र। मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियाँ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं? दूरी को नापते हैं। प्रकाश बहुत दूर से आता है ना, तो उससे दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो कि प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता है। इस इकाई को मुख्यतः लंबी दूरी या फिर दो तारे, गैलेक्सी जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने बताया है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? मतलब किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। लंबी दूरियों मापी जाती हैं इससे। प्रकाश वर्ष को IY द्वारा चिन्हित किया जाता है। लंबाई का एक मापक होता है यह लगभग 95 अरब किलोमीटर की होती है। 95 अरब किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा करता है। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मात्रक है प्रतिरोधकता का। क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम प्रतिरोधकता का मात्रक है। जबकि किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं। इससे उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी को ही प्रतिरोध कहा जाता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता को मापा जाता है ओम मीटर से, है ना। और ओम होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध मीटर तो प्रतिरोधकता। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि कौन सी है? बल, वेग नहीं, विद्युत धारा। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वह एक भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। ऐसी राशियां जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता, वह भौतिक या मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है और इसका मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, एम्पियर। तो दूरी मीटर से, समय सेकंड से, ताप को केल्विन से और द्रव्यमान को किलोमीटर से ज्ञात किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी चलने की जो स्पीड है उसको एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? दबाव, प्रेशर क्या है? एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आती है दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, लंबाई, घनत्व, दाब, कार्य, आवेश, विभव, आवृत्ति और विशिष्ट ऊष्मा। ये सब क्या होती हैं? यह सब भौतिक राशियां हैं और वो भी कौन सी? अदिश राशियां। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि में से कौन सी नहीं है? तो विस्थापन है, त्वरण है और बल है, लेकिन जो आयतन है वह एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। इसमें आते हैं वेग, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेग, बल आघूर्ण और ताप प्रवणता। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि होती है? तो सब सदिश राशि है हमारा विस्थापन।
निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो हमारा संवेग, वेग, ये सब सदिश राशियाँ होती हैं, जबकि ऊर्जा, दाब, कार्य ये अदिश राशियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से रेडियो सक्रियता का मात्रक है? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है, है ना? बेकुलर होता है, रदरफोर्ड है, क्यूरी है, लेकिन आइंस्टीन रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है। बेकुलर, क्यूरी, रदरफोर्ड ये रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुलर ने 1896 में की थी। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेकुलर है और एक बेकुलर का अर्थ होता है 1 क्षय प्रति सेकंड। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। कुछ प्रमुख मौलिक राशियां हैं जिनका मात्रक होता है, विद्युत आवेश का होता है कूलाम, विद्युत विभव का होता है वोल्ट और शक्ति का होता है वाट। विद्युत आवेश का कूलाम, विद्युत विभव का वोल्ट और शक्ति का वाट। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो जो विद्युत धारा है उसको मापा जाता है अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा मापने का उपकरण अमीटर है, जबकि जो विद्युत धारा है उसको मात्रक एम्पियर कहा जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? जो विद्युत शक्ति है उसको मापा जाता है वाट से। शक्ति से लग जाती है सबकी वाट, तो विद्युत शक्ति से मापा जाता है वाट। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो कुछ लोगों की आवृत्ति सब लोगों को हर्ट करती है, तो आवृत्ति ज्ञात की जाती है हर्ट्ज से। कंपन करता हुआ कोई भी कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है। हर्ट्ज से आवृत्ति मापी जाती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले यांत्रिक तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। आवृत्ति को मापा जाता है कैसे? हर्ट्ज से मापा जाता है आवृत्ति को। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? कौन सी एक राशि है जो कि मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल है, स्ट्रेस है, बल है, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है, जबकि विकृति का मात्रक कुछ नहीं होता। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है, अभी पढ़ा था हमने, पास्कल, जो कि उपयुक्त में से कोई है ही नहीं। किसी सतह की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है, और इसकी इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल इसकी इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, वेवलेंथ की। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई होती है। ऊर्जा की इकाई होती है जूल और आवृत्ति की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है हर्ट्ज और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेग की इकाई होती है, एसआई मात्रक है। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से कैसे मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है आयाम से। कैसे मापते हैं? एम्पलीट्यूड होता है, उसके द्वारा ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण होता है जिसके कारण कोई भी ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। प्रबलता मतलब तेज या मंद सुनाई देगी। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है, मतलब आराम से पता चल जाएगा कि कितनी प्रबल है, नहीं है, तो आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि की प्रबलता भी उतनी अधिक होगी, मतलब जितना आयाम ज़्यादा होगा उतनी ही प्रबलता भी ज़्यादा होगी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष हमारी दूरी की इकाई थी, तो खगोलीय दूरियों को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को कहा जाता है। इसको 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। समय इकाई निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? तो समय को वर्ष में, दिन में और घंटे में मापते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष समय इकाई नहीं होती। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है जो कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है। प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश किस गति से चलता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड गति से चलता है।
विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में और वायुमंडल में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में इसकी चाल होती है 2.2, 5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कांच में यह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है और नायलॉन में हो जाती है 1.95 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में वो भैया तीर के जैसी चलती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी में वह दो बूंद की जैसे चलती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलती है। कांच में देखा जाए तो कांच को दो टुकड़े कर देती है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलती है। और नायलॉन ना यहाँ की ना वहाँ की, तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आती हैं राशियाँ और उनके मात्रक, है ना, या इकाइयाँ क्या हैं। तो उच्च वेग को हम किससे ज्ञात करेंगे? उच्च वेग में हम मैग को ज्ञात करते हैं। उच्च वेग से मैग संख्या होती है। तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। दाब का होता है पास्कल और ऊर्जा का होता है जूल। उच्च वेग का मात्रा क्या होता है? मैग संख्या होती है। मैग होती है तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, दाब पास्कल में और ऊर्जा को जूल में। फिर आती हैं भौतिक राशियाँ और उनकी इकाइयाँ। त्वरण को ज्ञात किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्ञात किया जाता है त्वरण। बल को मापा जाता है न्यूटन से। न्यूटन, कितने न्यूटन का बल है, तो न्यूटन से बल। कार, जो कार होता है, कार को जूल से। और आवेग को या इम्पल्स को न्यूटन सेकंड से ज्ञात किया जाता है। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कार जूल, आवेग न्यूटन सेकंड। 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन के बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर तथा 1 मीटर के बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। अर्थात 1 माइक्रोन के बराबर होगा 10⁻⁻6 × 1000 मिलीमीटर, या 1 माइक्रोन के बराबर होगा -10⁻⁻6 × 10⁻³ मिलीमीटर। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 1/1000। 1 पिकोमीटर या पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है अपने 10⁻12 ग्राम के। पिकोग्राम अर्थात 10 के ऊपर -12 की पावर। इसमें 10⁻⁻6 ग्राम को माइक्रोग्राम कहा जाता है, 10⁻9 को नैनोग्राम कहा जाता है और 10⁻15 को कहा जाता है फेम्टोग्राम। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? जो नैनो कण होते हैं उनका आकार होता है 1 nm to 10 मतलब 100 mm। 1 nm to 100 nm के आकार के कणों को नैनो कहा जाता है या नैनो कण कहा जाता है। IUPAC के अनुसार कण 1 × 10⁻⁻9 और 1 × 10⁻⁻7 m के बीच होते हैं, उन्हें नैनो कण कहा जाता है। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो 6 फुट व्यक्ति की आयु को या जो ऊंचाई है उसको हम नैनो सेकंड में कैसे ज्ञात करेंगे? तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर से ऐसे ज्ञात करते हैं। व्यक्ति की लंबाई 8 फुट है तो 3.28 फीट बराबर होता है 1 मीटर। 6 फीट को हम मीटर में चेंज करेंगे, फिर इसको हम नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻7 सेंटीमीटर के और 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर = 1.0 × 10⁻9 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर और 10⁻9 मीटर के बराबर होता है 10⁻2 × 10⁻9 सेंटीमीटर। और इसके
किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका है, दूरी का मात्रक है। पारसेक खगोलीय दूरी मापने की एक बड़ी इकाई होती है। पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष और 3.08 इंटू 10⁻⁻16 मीटर के बराबर होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। क्या है, फर्मी मीटर है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10⁻10 मीटर और 1 फर्मी मीटर के बराबर होता है 10⁻15 मीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी मीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। गणित में 1 अरब भाग को नैनो कहा जाता है। इसको उस उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसे नैनोमीटर, नैनो तकनीक, व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 10⁻9 के स्केल में प्रयुक्त एवं अध्ययन करने वाली सभी तकनीक संबंधित विज्ञान का समूह है। इसका प्रयोग हम व्यवहारिक विज्ञान के रूप में बहुत से क्षेत्र में करते हैं। एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁻7 मीटर से कम हो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा नैनो पार्टिकल्स। नैनो तकनीक या नैनो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 10⁻⁻9 स्केल में प्रयुक्त अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का समूह है। अर्थात एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁻7 मीटर से कम हो उसे नैनो पार्टिकल कहा जाता है। इसका अध्ययन नैनो प्रौद्योगिकी से किया जाता है। एक पारसेक तारे संबंधी दूरी मापने का मात्रक होता है। तो यह कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय दूरी मापने का एक पैमाना होता है। पारसेक का संक्षिप्त रूप किसका संक्षिप्त रूप है, पैरालिटिक सेकंड का शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप होता है पारसेक। एक पारसेक के बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पारसेक के बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। भौतिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो जो भौतिक ऊर्जा है उसका एसआई मात्रक होता है जूल। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। यह एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक भी होता है जूल। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन उत्पन्न करना कार्य कहलाता है। यह एक अदिश राशि होती है। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। यदि बल या विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो भी कार्य संपन्न हुआ नहीं माना जाएगा। यदि कार्य मतलब कोई बल और विस्थापन क्या है, लंबवत है, तो कार्य संपन्न हुआ नहीं माना जाएगा। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ये होता है 159 लीटर के बराबर होता है। तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नॉट से हम क्या मानते हैं, नॉटिकल मील्स मानते हैं ना, नॉट। तो हम जहाज की चाल की माप ज्ञात करते हैं नॉट से। नॉटिकल मील हम नौ संचालन में प्रयुक्त होने वाली दूरी की इकाई करते हैं। एंगस्ट्रॉम से प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की माप की जाती है और प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है, ना कि समय को, तो ये गलत हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। नॉट जहाज की चाल की इकाई होती है। नॉटिकल मील समुद्र में नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की माप के लिए हम एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा, तो इसका भार बदल जाएगा लेकिन जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा। इसका वेट चेंज हो जाएगा लेकिन मास चेंज नहीं होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अतः पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार mg, तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार mg/6 होगा। अर्थात पृथ्वी पर चंद्रमा की चट्टान का भार बढ़ जाएगा
परंतु दोनों स्थानों पर उस वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम वही रहेगा। अर्थात पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की सतह पर लाने पर उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, अपितु भार बदल जाएगा। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर हम इंच प्राप्त होगा? तो हमें सेंटीमीटर से गुणा करने पर इंच प्राप्त हो जाएगा। सेंटीमीटर में 0.3937 का गुणा करने पर हमें इंच प्राप्त होगा। इस प्रकार 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ईवी से डिनोट करते हैं और यह ऊर्जा की इकाई है। दो बिंदु ए एवं बी, इसके बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो उसके मध्य किसी इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य या ऊर्जा प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। SI यूनिट में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो कार का मात्रक जूल होता है, सही है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, सही है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से ज्ञात करते हैं, लेकिन दाब पास्कल से ज्ञात किया जाता है। प्रेशर को पास्कल से, ना कि डाइन से। डाइन बल का ही एक सीजीएस मात्रक होता है। तो राशियाँ और मात्रक, कार का मात्रक होता है जूल, बल का होता है न्यूटन, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, दाब का होता है पास्कल और सीजीएस मात्रक बल का क्या है? डाइन। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसको मापने में करते हैं? तो डेसिबल से हम मापते हैं क्या? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापन की इकाई है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। और कैलोरी ऊष्मा का मात्रा मापने की इकाई होती है। डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल से हम जो वातावरण में ध्वनि होती है उसकी तीव्रता को ज्ञात करने में किया जाता है। डेसिबल वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। साधारण बातचीत में हम 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत में हम 50 से 60 डेसिबल और लाउड स्पीकर में हम 70 से 80 डेसिबल तक का शोर करते हैं। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। तो क्यूसेक से हम क्या ज्ञात करते हैं? क्यूसेक से ज्ञात किया जाता है हमारे द्रव का प्रवाह, जो द्रव है उसका प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है क्यूसेक से। बाइट का हम कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, बाइट का। रिएक्टर में हम जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको ज्ञात करते हैं, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर से। और जो बार है हम उसको दाब से ज्ञात करते हैं, दाब को ज्ञात करते हैं बार से। क्यूसेक द्रव्य की प्रवाह की दर का मापक होता है। बाइट कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता के मापन की इकाई होती है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर ज्ञात किया जाता है। बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, इसकी वायुमंडलीय स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही आंसर बताना है। तो पहला आता है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य से हम क्या ज्ञात करते हैं? एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ मतलब एंगस्ट्रॉम से ज्ञात किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिमल में और आवृत्ति को ज्ञात किया जाता है हर्ट्ज में। तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वह एंगस्ट्रॉम है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आती है इकाइयाँ और दूसरा आता है प्रचल। वाट से ज्ञात किया जाता है, तो हम वाट लग जाती है कैसे? शक्ति से लग जाती है वाट। फिर आता है नॉट, इससे हम जो समुद्र की जहाज की गति होती है उसको ज्ञात करते हैं नॉट से। नॉटिकल मील से हम नौ संचालन में प्रयोग करते हैं। कैलोरी ऊष्मा ज्ञात की जाती है। तो वाट शक्ति की इकाई होती है। नॉट समुद्र जहाज की गति ज्ञात की जाती है। नॉटिकल मील से हम नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को ज्ञात करते हैं और कैलोरी से ऊष्मा का मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी को ज्ञात करते हैं। पारसेक समय के लिए नहीं है, वो भी दूरी का ही है, दूसरा गलत हो जाएगा। डेसिमल से हम ध्वनि की तीव्रता को ज्ञात करते हैं, यह इकाई है उसकी, और हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। पारसेक लंबाई की खगोलीय इकाई होती है। पारसेक का उपयोग हम खगोल शास्त्र में करते हैं। एक पारसेक के बराबर होता है 3.085 इंटू 10⁻16 मीटर, अर्थात ये वाला सम्मिलित नहीं है ना। पारसेक
दूरी की खगोलीय इकाई है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। डेसिमल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। और हर्ट्ज से हम ध्वनि की नहीं, जो आवृत्ति की इकाई है उसको ज्ञात करते हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई होती है। तो 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, उत्पादित जाती है। तो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई होती है जो कि उत्पादित की जाती है। 1 मेगावाट या जो मेगावाट है वह बिजली को मापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है जो कि प्रति सेकंड 10⁻7 अर्ग या 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होती है। किलोवाट यह विद्युत शक्ति की इकाई होती है जो कि 1000 वाट पर लगभग 1.34 अश्व शक्ति के बराबर होती है। टैकियन से तात्पर्य है, टैकियन से क्या तात्पर्य है, तो यह प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं टैकियन। टैकियन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसे परिकल्पनात्मक घटक जो कि प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। तो जो कार्बन क्रेडिट 1 के बराबर होता है तो यह 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। कार्बन क्रेडिट एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग प्रदूषकों के उत्सर्जन में कटौती को प्राप्त करने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने में किया जाता है। केंद्रीय प्राधिकरण उत्सर्जित किए जा सकने वाले प्रदूषक की मात्रा पर सीमा और कैप निर्धारित करती है। इसी आधार पर कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर समतुल्यता प्रदान की जाती है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो डाप्सन इकाई है हमारी जो ओजोन परत है उसकी मोटाई नापने में प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग हम ओजोन परत की मोटाई नापने को करते हैं। नॉट से हम समुद्र जहाज की चाल को मापते हैं। फैदम से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। और क्यूरी से हम जो तत्व हैं उसकी रेडियोधर्मिता को मापते हैं। एक डाप्सन के बराबर होता है 1/100 मिलीमीटर या फिर 100 डाप्सन के बराबर होता है 1 मिलीमीटर। इन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो हम सेल्सियस ताप का मात्रक है। किलोवाट आर यह विद्युत का मात्रक है। RH फैक्टर यह रक्त में ज्ञात किया जाता है। और रिएक्टर पैमाने से हम भूकंप को ज्ञात करते हैं ना कि आर्द्रता को, तो ये गलत हो जाएगा। रिएक्टर पैमाना भूकंप तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाने वाला एक पैमाना है। लॉगरिथमिक स्केल यह क्या है, एक लॉगरिथमिक एक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा पर आधारित होता है। वायु में आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। पास्कल इकाई होता है। तो पार्सेक किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन बाय वर्ग मीटर या पास्कल इसको कहा जाता है। दाब बराबर होता है बल बाय क्षेत्रफल। जूल संबंधित है, जूल ऊर्जा से संबंधित, तो उसी तरह से पास्कल संबंधित है। तो पास्कल से संबंधित है हमारा दबाव प्रेशर। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होगा, तो ये होगा 1.0 बार के बराबर होगा। बार वायुमंडलीय दबाव मापने की इकाई होती है। 1 बार का वायुमंडलीय दबाव होता है 1 किलोग्राम बाय सेंटीमीटर स्क्वायर वायुमंडलीय दबाव के समतुल्य होता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जो हमारे समुद्र की बहाव है, जल का बहाव है, उसको हम क्यूसेक से ज्ञात करते हैं। क्यूसेक के द्वारा किसी भी जल का बहाव मापा जाता है। यह संक्षिप्त रूप में CFS क्यूसेक फीट सेकंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। 1 क्यूसेक मीट्रिक इकाई में हम 28.3 लीटर प्रति सेकंड पानी का बहाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा को हम कैलोरी से ज्ञात करते हैं, किलो कैलोरी से करते हैं और किलो जूल से करते हैं, लेकिन वाट शक्ति का मात्रक होता है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल ऊर्जा के या ऊष्मा के मात्रक होते हैं, जबकि जो वाट है जूल प्रति सेकंड शक्ति के मात्रक होते हैं। ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो ऊष्मा को कैलोरी से ज्ञात किया जाता है, अर्घ से किया जाता है, जूल से किया जाता है, लेकिन सेंटीग्रेड से हम ताप को ज्ञात करते हैं। सेंटीग्रेड ताप की इकाई होती है, अर्थात अर्घ ऊर्जा का CGS मात्रक है। कैलोरी
जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक है। इस प्रकार कैलोरी जूल अर्ग ऊष्मा की इकाई है, जबकि जो सेंटीग्रेड है वह ताप की इकाई है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट होते हैं। 1 किलो वाट में होते हैं 1000 वाट। 1 किलो वाट में होते हैं 1.34 हॉर्स पावर। 1.34 हॉर्स पावर। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल F = ma होता है। बल = द्रव्यमान इंटू त्वरण। m वस्तु का द्रव्यमान है। a वस्तु के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है और बल को न्यूटन में व्यक्त किया जाता है। पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक की इकाई क्या होती है? तो बार होती है। क्या है? बार होती है इसकी इकाई। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों द्वारा उत्पन्न दबाव को वायुमंडलीय दाब या फिर पारिस्थितिकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना वान ग्यूरिक ने की थी। इसका एसआई मात्रक बार है। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। एम्पियर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो एम्पियर से हम विद्युत धारा को ज्ञात करते हैं या मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा को मापने का एसआई पद्धति की इकाई एम्पियर होती है। इसका संकेत ए होता है, अर्थात पावर या शक्ति को मापने की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति पावर का एक और मात्रक अश्वशक्ति होता है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए अवधानों को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है और विभवांतर मापने का जो इकाई होती है वह होती है वोल्टेज। किलोवाट घंटा मीटर क्या है? तो जो किलोवाट घंटा मीटर है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। जब हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं तो इसके मापने हेतु जूल का प्रयोग ना करके किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। किलोवाट घंटा में जब बहुत सारी मात्रा को ज्ञात करना होता है हम किलोवाट घंटा में इसको ज्ञात करते हैं। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है और 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रक होता है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। इसके परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा = होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम होती है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभावित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न किए जाने वाले रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक होता है ओम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल से हम क्या ज्ञात करते हैं? जो ध्वनि की तीव्रता है उसकी इकाई होती है डेसिमल। हॉर्स पावर शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील यह दूरी की इकाई होती है और जबकि जो सेल्सियस है वह ताप का मात्रक होता है, ना कि ऊष्मा का। तो डी गलत हो जाएगा। सेल्सियस ताप मापने की इकाई है, जबकि जो अन्य सुमेलित हैं डेसिबल से हम ध्वनि की तीव्रता को ज्ञात करते हैं, तीव्रता की इकाई है। हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है। समुद्री मील समुद्रिक दूरी की इकाई है। हवाई जहाज अर्थात पोत की दूरी नॉट में प्रदर्शित की जाती है और 100 नॉट की गति क्या होती है? तो 100 नॉट की गति होती है 115 मील पर घंटे के बराबर। 150 मील पर घंटे के बराबर होता है। नॉट समुद्री जहाज की गति की इकाई होती है। यह 1 नॉटिकल मील प्रति घंटे के बराबर होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय नॉट बराबर होता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 नॉट के बराबर होता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 100 नॉट की गति हम 115 मील प्रति घंटे के बराबर होगी। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता? तो जो केल्विन है उसका मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रीमर का हो जाता है। केल्विन पैमाने पर
जल के हिमनांक को हम 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को हम 373 केल्विन अंकित करते हैं। इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। इस प्रकार जो केल्विन पैमाना है इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता। 0 केल्विन का अर्थ होता है -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो ये होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या है, C-0 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 180। इसे हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न मापक यंत्र। ऊर्ध्वाधर तल अर्थात एलिवेशन एवं क्षैतिज तल इजीमत के कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं थियोडोलाइट से। किसे करते हैं, थियोडोलाइट से करते हैं। ऊर्ध्वाधर तल जिसको एलिवेशन कहा जाता है एवं क्षैतिज तल जिसको एजीमत में जो कोणीय दूरी है इसको मापने में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र क्या है, थियोडोलाइट है। विकोणमान थियोडोलाइट इसकी सहायता से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर अन्य बिंदुओं द्वारा निर्मित क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणीय दूरी का मापन किया जाता है। इसका सर्वेक्षण में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, तो ये है हमारा -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने मेल खाते हैं। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान बराबर होते हैं और तापमान का फॉर्मूला होता है हमारा ये। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने में किया जाता है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग हम करते हैं कोहरे को मापने के लिए। रिंग घुमा रहे होंगे मैन, लेकिन कोहरे में दिखेगी नहीं, तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग हम कोहरे के घनत्व को मापने में करते हैं। इसका आविष्कार फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन के द्वारा किया गया था और ध्वनि मापक यंत्र होता है डेसिमल। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार को क्या कहा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक तकनीक है जो कि नौ संचालन एवं जहाज पानी के अंदर सतह पर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह एक पराश्रव्य ध्वनि तरंग संचारण का प्रयोग करती है। इस तकनीक से समुद्र की गहराई भी मापी जाती है। वास्तव में इस तकनीक में एक तरफ से पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है। जब पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के सामने कोई वस्तु आ जाती है तो पराश्रव्य ध्वनियाँ उनसे टकराकर वापस आ जाती हैं। इससे उसकी दूरी का पता लगाया जा सकता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाई जाती है जो हमारे नौ संचालन होते हैं ना, जहाज वगैरह में, हाँ, नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, जो आर्द्रा है उसको हम हाइग्रोमीटर से ज्ञात करते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से ज्ञात किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के यंत्र को हम आर्द्रता मापी या फिर हाइग्रोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर से हम उच्चतम ताप होता है या जो हमारे ऊंचे ताप होते हैं उनको मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय उत्तपमापी एवं विकिरण उत्तपमापी, प्रतिरोध उत्तपमापी, ताप विद्युत उत्तपमापी आदि होते हैं। लेक्टोमीटर का प्रयोग हम दूध की शुद्धता एवं घनत्व को मापने में करते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किससे पायरोमीटर कहा जाता है, किससे कहा जाता है पायरोमीटर, तो यह विकिरण तापमापी होता है। जो पायरोमीटर है वो क्या है, एक रेडिएशन थर्मोमीटर है। ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग हम 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने में करते हैं। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है। इससे उस उच्च ताप का मापन किया जाता है जिसका स्रोत अधिकतम दूरी पर स्थित होता है, जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन होता है। इससे विकिरण द्वारा हम ताप मापने की क्रिया करते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे किसका, जो 1500 सेंटीग्रेड है उससे ज़्यादा ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हम पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे।
एक चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, इस थर्मामीटर में न्यूनतम तापमान जो न्यूनतम बिंदु होगा वह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या 35 डिग्री सेल्सियस होगा। उच्चतम तापमान हमें 110 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग हमें 43 डिग्री सेल्सियस अंकित होता है। प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, इसके द्वारा हम -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापने में करते हैं। प्लेटिनम से हम कितना करते हैं, -200 डिग्री सेल्सियस से हम 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ज्ञात करते हैं। ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, इस प्रकार के थर्मामापी से -200 डिग्री सेल्सियस से हम 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ज्ञात करते हैं ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर से। फिर आता है पायरोमीटर, इससे हम 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र महासागर की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो महासागर की गहराई को हम फेदोमीटर से ज्ञात करते हैं। गैल्वेनोमीटर, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता और उपस्थिति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से हम किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता और उसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। अमीटर से हम विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात करने के लिए करते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग हम वायुमंडलीय दाब है उसको मापने का यंत्र है बैरोमीटर। और फेदोमीटर, यह समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। फेदोमीटर का प्रयोग हम क्या ज्ञात करते हैं इससे, तो हम जो समुद्र की गहराई है उसको मापने में करते हैं फेदोमीटर का प्रयोग। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग हम निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए करते हैं, तो पायरहेलियोमीटर का जो प्रयोग है वह हम सोलर रेडिएशन को ज्ञात करने या मापने के लिए प्रयोग करते हैं। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग हम सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं। तो हील तो कोई नहीं कर पाएगा, यदि सोलर रेडिएशन पड़ेंगे तो हील कौन कर पाएगा, कोई कर पाएगा। तो पायरहेलियोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है इसकी रेडिएशन को मापने के लिए। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित होता है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, इज इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 40⁴। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को नहीं मापते, क्योंकि इसमें कम तापमान वाली वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। पायरोमीटर का प्रयोग हम किससे करते हैं, तापक्रम को मापने के लिए, जो रेडिएशन प्रकार करता है ना। पायरोमीटर का प्रयोग हम उच्च तापमान मापने के लिए करते हैं। निम्नलिखित यंत्रों में से किसका प्रयोग हम अधिकतम उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं, तो ये है हमारा पायरोमीटर। अधिक उच्च तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक थर्मामीटर जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु तो प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होगा, तो वह होगा एक पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, जिसे हम 2000 तक का तापमान माप कर सकते हैं। पूर्ण विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर एक थर्मामीटर है जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु तो प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से उच्च तापमान मापने का मापन किया जाता है। यह उन स्थानों के तापमान हेतु तो प्रयोग किया जाता है जहां पहुंचना या छूना संभव ना हो। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, तो पहले आते हैं यंत्र और उपकरण और उनकी मापने की इकाई। आमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो आमीटर से हम किसी वस्तु की विद्युत धारा को ज्ञात किया जाता है। आमीटर से हम विद्युत धारा को ज्ञात करते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात की जाती है। बैरोमीटर से हम ज्ञात करते हैं दाब और स्प्रिंग तुला से हम ज्ञात करते हैं भार। आमीटर वह यंत्र होता है जिससे कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है उसको ज्ञात करते हैं। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम सापेक्ष आर्द्रता को ज्ञात करते हैं और स्प्रिंग तुला है, इससे हम भार ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो एनीमोमीटर से हम वायु की चाल को ज्ञात करते हैं। एनीमोमीटर से। आमीटर से हम विद्युत धारा को ज्ञात करते हैं। टैक्योमीटर से हम दाबांतर को नहीं बल्कि जो हमारे वायुयान होते हैं उनकी गति को ज्ञात किया जाता है टैक्योमीटर से। और पायरोमीटर से हम उच्च तापमान को ज्ञात करते हैं। तीसरा गलत हो जाएगा। एनीमोमीटर से हम वायु की चाल को ज्ञात करते हैं। आमीटर से विद्युत की धारा को। टैक्योमीटर से हम वायुयान एवं जो मोटर शॉक हैं उनकी गति को ज्ञात करते हैं। पायरोमीटर से उच्च तापमान को ज्ञात किया जाता है।
हाइग्रोमीटर से मापा जाता है जो वातावरण या वातावरण की जो आर्द्रता होती है उसको ज्ञात किया जाता है हाइग्रोमीटर से। वातावरणीय आर्द्रता, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को ज्ञात करते हैं, एनीमोमीटर से हम वायु की गति को ज्ञात करते हैं और पायरोमीटर से उच्च ताप को ज्ञात किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम ज्ञात करते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम वायु की आर्द्रता को मापते हैं, मैनोमीटर से हम गैसों के दाब को मापते हैं और हाइड्रोमीटर से हम द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा दाब प्रयोग होता है? तो जो साधारण बैरोमीटर है इसमें प्रयोग किया जाता है पारा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारा नामक द्रव धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत देता है। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक से गिरावट सूचक होती है तो यह तूफान का सूचक होती है। वायुमंडल दाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर में पारे के तरल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक होती है, जबकि पारे के धीरे धीरे से गिरना वर्षा की संभावना का सूचक होता है और पारे का धीरे धीरे चढ़ना साफ मौसम की संभावना का सूचक होता है। सूची 1 में से कौन सी सूची सही नहीं है? तो मैनोमीटर से हम ज्ञात करते हैं दाब को, मैनोमीटर से दाब को ज्ञात किया जाता है। कार्बोरेटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो कार्बोरेटर से जो आंतरिक दहन होता है इंजन का उसको ज्ञात किया जाता है। कार्डियोग्राफ से हम हृदय गति को ज्ञात करते हैं। सिस्मोग्राफ से हम पृष्ठ तल की वक्रता को नहीं बल्कि हम भूकंप को ज्ञात करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सिस्मोमीटर जो कि भूकंप मापी होता है, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर दबाव को मापता है, दाब को मापता है। कार्बोरेटर जो आंतरिक दहन इंजन होता है उसमें कार इंजन आदि का चलना ज्ञात किया जाता है और कार्डियोग्राफ हृदय की गति को ज्ञात करता है। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति मापी जाती है एनोमोमीटर से। वायु की गति एनोमोमीटर से ज्ञात की जाती है। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब के मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम दाब के अपेक्षित घनत्व के लिए मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से हम ज्ञात करते हैं पवन के वेग का। एनीमोमीटर द्वारा पवन के वेग का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को ज्ञात करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम द्रव का घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व और हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता। पॉलीग्राफ से हम झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ये है हमारा सिस्मोग्राफ। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा हम भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसके 3 स्केल होते हैं। पहला आता है राशिफेरल स्केल, जिसका मापक क्या होता है 1 से 11 लिखे गए हैं। मार्ग के लिए इसके लिए अनुभव प्रधान स्केल होता है। इसमें 12 मापक स्तर होते हैं। भूकंपीय प्रभाव के परिणाम के आधार पर यह स्केल निर्मित किया गया है। रिएक्टर स्केल यह गणितीय मापक होता है। इसकी तीव्रता 0 से 9 स्तर तक होती है और प्रत्येक अगला बिंदु पिछले बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। जो द्रव क्रिस्टल होते हैं उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटर में किया जाता है। उपयुक्त सभी में। लिक्विड क्रिस्टल्स, द्रव क्रिस्टल का प्रयोग कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्त सामानों में और पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। स्टेथोस्कोप से क्या ज्ञात किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप से जो हमारे हृदय की ध्वनि की सुनने की मशीन होती है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हृदय की ध्वनि को सुनने का यंत्र होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से हम रक्त का जो चाप होता है उसको माप करते हैं। कैरेटोमीटर से
जो कैरेटोमीटर होता है, इससे ज्ञात किया जाता है सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है, कितने कैरेट का सोना है, इससे कैरेटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। लक्स मीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो लक्स मीटर से ज्ञात किया जाता है प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो ज्ञात की जाती है, तो पहला हो जाएगा। स्टेथोस्कोप से हम हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। स्फेग्नोमेनोमीटर से हम रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग करते हैं। कैरेटोमीटर से कैरेट से सोने की जो सोना होता है उसकी शुद्धता का पता चलता है। और लक्स मीटर से हम प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। कौन सा यंत्र है जो कि रक्तदाब मापने में प्रयुक्त होता है, रक्त के दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से हम सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। धमनियों में रुधिर के प्रवाह निलय के संकुचन के कारण होता है, इस प्रकार से रुधिर का जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसे रक्तदाब कहा जाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो यह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण करते हैं। क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसका अध्यारोहण करते हैं, पोजिशंस करते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप को आला भी कहा जाता है, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय एवं फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। एनीमोमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो एनीमोमीटर से ज्ञात की जाती है वायु का वेग। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगों को ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर से ज्ञात किया जाता है हमारे जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको बैरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। और हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता को ज्ञात करते हैं, यह मापते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। एनोमीटर से वायु का वेग ज्ञात किया जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को ज्ञात किया जाता है। और हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता को ज्ञात करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, जो ऑक्सेनोमीटर है इसका प्रयोग हम करते हैं वृद्धि को मापने के लिए। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि दर को मापने के लिए किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर सूक्ष्म आकार का एक माइक्रोमीटर होता है जिसमें पौधे की वृद्धि मापी जाती है, जिसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में, खेतों में, दोनों में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, है ना, तो ऑडोमीटर से क्या किया जाता है, जो वाहन के 2 पहिए होते हैं उनके द्वारा चली गई दूरी को मापने का यंत्र होता है ऑडोमीटर। तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र होता है ऑडोमीटर। ओडेंटोमीटर क्या होता है, तो ओडेंटोमीटर से हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। ओडेंटोमीटर से हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। ऑडियोमीटर यह ध्वनि तरंगों का मापक युक्ति होती है। जो ऑडियोमीटर है वो क्या करती है, ध्वनि तीव्रता या जो ध्वनि तरंगे हैं उसकी तीव्रता है उसका मापन युक्ति होती है ऑडियोमीटर। अमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत परिपथ में उसकी धारा को ज्ञात किया जाता है। तो ये शक्ति नहीं ज्ञात करता बल्कि धारा को ज्ञात करता है। अमीटर किसी विद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापता है। इसकी सहायता से विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए किया जाता है ऑडियोमीटर का प्रयोग। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है, जबकि जो ऑडियोमीटर होता है उससे हम ध्वनि की तीव्रता को, और जो ऑडोमीटर होता है उससे चक्कर मापी यंत्र है। क्या है, चक्कर मापी यंत्र है ऑडोमीटर, जो कि किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अधिलेखित करता है। ऑडियोफोन का प्रयोग हम कान में लगाकर ध्वनि सुनने के लिए करते हैं। कॉनोमीटर का प्रयोग हम जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए करते हैं कॉनोमीटर का। और एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं जो हवा की शक्ति होती है, गति होती है, उसको मापते हैं। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है, जो पारा है इसका प्रयोग हम तापमापी में करते हैं क्योंकि यह उच्च प्रसारण शक्ति होती है इसके पास। तापमापी एक यंत्र होता है जिसे ताप मापा जाता है। मुख्य रूप से अल्कोहल और पारे ही ऐसे द्रव होते हैं जो कि थर्मामीटर में प्रयोग किए जाते हैं। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो कि -40 डिग्री से नीचे के तापमान मापने में काम आती है। द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारे में उच्च प्रसारण शक्ति पाई जाती है। इससे यह तापमान में होने वाले परिवर्तन को आसानी से प्रदर्शित कर सकता है। पारे की तापमापी
357 डिग्री सेल्सियस के तापमान का मापन कर सकती है, क्योंकि 375 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलने लगता है। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो लैक्टोमीटर की प्रयोग करेंगे हम दूध की शुद्धता को मापने के लिए। दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर का प्रयोग करते हैं हम विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए, हाइग्रोमीटर को सापेक्ष आर्द्रता के लिए, और वोल्टमीटर को विद्युत विभव के लिए। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा का मापक यंत्र है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता का मापक है, और वोल्टमीटर से हम विद्युत विभव का मापन करते हैं। दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? जो दूध का घनत्व है उसको हम लैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइग्रोमीटर से हम सापेक्ष घनत्व को ज्ञात करते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष घनत्व को, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को, और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को ज्ञात करते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? जो माइक्रोस्कोप है इसका प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम सूक्ष्म एवं पास की वस्तु देखने के लिए करते हैं। इसमें एक कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस लगा होता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है। समय मापक विज्ञान है। समय को मापने का कौन सा विज्ञान है? ये कहलाता है हॉरोलॉजी। हॉरोलॉजी। हॉरो शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समय। प्राचीन काल में भारतीय पंचांग में भी हॉरो शब्द का प्रयोग किया गया है। हॉरोलॉजी के अंतर्गत ऐसे समय मापक विज्ञान भी प्रयोग किया जाता है। समय मापक विज्ञान भी कहा जाता है। समय मापन संबंधी अध्ययन कहलाता है हॉरोलॉजी। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो फोन लगाओ हो जाएगा काम। तो इसे ध्वनि की तीव्रता ज्ञात की जाती है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। एक सेंसटेंट प्रयोग किया जाता है किसमें? जो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट किसी भी वस्तु की ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है। इसकी सहायता से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी और वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम करते हैं लक्स मीटर का प्रयोग। लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र है। इस यंत्र में वायु का वेग मापा जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग हम वैज्ञानिक यंत्र है जिसका प्रयोग हम डायल ऊंचाई सूचित करने के लिए फिट या मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। कैलोरीमीटर यह ऊष्मा का मापक होता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा का मापक होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे कहा जाता है बैटरी। बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। विद्युत मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो, please share, subscribe and comment. Thank you so much guys. Have a nice day.